हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन राणा। दोस्तों, मेरे कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ आजकल वायरल किए जा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पे कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। पर सबको सच जानने का हक है। और दूसरी बात ये है कि ये सब रिटायरमेंट के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ? इससे पहले मैं सर्विस में था, तो ये फ़ोटोज़ क्यों नहीं आई? मेरे रिटायरमेंट के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ ये? और दूसरा सवाल ये है कि मर्द क्या सिर्फ़ एक पैसे कमाने वाली मशीन है, कि वो पैसे कमाए, औरत को दे दे एलिमनी के नाम पे? और मैं अपने घर में ही, अपने घर से ही अलग रह रहा हूँ, अपने ही, मैं किराए पे रह रहा हूँ, वो मेरे घर पे रह रही है। ये मेरी सोशल मीडिया की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो, कोई भी फ़ोटो शेयर नहीं करूँगा सोशल मीडिया पे, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही फेसबुक पे, ना कभी ऑनलाइन आऊँगा। और अगर आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो कहानी स्टार्ट होती है 2005 में, जब मैं स्कूल का टॉपर हुआ था। इसने इसने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सिंपल लड़का था। फिर इसने 2006 में मेरे ही एक फ्रेंड को अपना धर्म भाई बनाया, उसके थ्रू इसने मुझे प्रपोज़ कराया। मेरे फ्रेंड ने भी बोला ठीक है, फ्रेंडशिप ही तो है, हाँ कर दे। हमारी फ्रेंडशिप हो गई 2007 में, लेकिन हम कभी मिले नहीं, ना हमने कभी बात की। जनवरी 2011 में मैं नेवी में भर्ती हो गया और ट्रेनिंग के लिए चला गया। 28 जनवरी 2011 को ट्रेनिंग के लिए चला गया था मैं। फिर जनवरी 2012 में मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मिला। हमने कुछ टाइम स्पेंड किया साथ में। फिर मैं वापस चला गया। मेरे 6 या 7 दिन की छुट्टी थी, तो मैं वापस चला गया। मार्च 2012 में इसने मुझे बताया कि ये प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। तो मैं लोनावाला महाराष्ट्र में था। मैं पहले तो डर गया, क्योंकि इसके परिवार का मुझे इतिहास पता था, तो मैं डर गया। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी हो गया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर अचानक अप्रैल 2012 में इसने बोला कि वो अबॉर्ट हो गया है। तो फिर मुझे सिंपैथी होने लगी कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है। फिर मैंने बोला ठीक है, हम शादी कर लेंगे। फिर इसके परिवार वाले बोलने लगे, इसकी मम्मी बोली कि तेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं शादी के लिए, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो मैं तो मजबूर था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन मेरे घर वालों को ये बात कैसे न कैसे करके पता चल गई। उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया किसी अपने जानने वाले के घर में। लेकिन ये मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि हम तुझे फंसा देंगे, तूने हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जेल भिजवा देंगे, तेरा नौकरी छुड़वा देंगे। और मैं, जो मेरे को जानते होंगे उनको पता है मेरे घर की कंडीशन कैसे थी, कैसे कैसे करके मैंने ट्यूशन पढ़ा के हमने घर बनाया था, कैसे करके हम आगे बढ़े। मेरे पापा 7-8 हज़ार की जॉब करते थे उस समय, और मेरी 2 सिस्टर भी थी जिनकी शादी हो और घर बनाना था। तो मुझे लगा कि यही जॉब मेरा लास्ट सहारा है। अगर मुझे जेल हो गई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने हाँ कर दी। कैसे कैसे करके मैं वहाँ से निकला, जिनके घर में मुझे रखा गया था। फिर 21 सितंबर 2012 को देहरादून कोर्ट में इन्होंने मेरा कोर्ट मैरिज कराया, जिसमें जो गवाह थे, विटनेस थे, वो भी इसी की कज़न सिस्टर थी। मेरी तरफ से कोई भी विटनेस नहीं था। फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे तो उस समय तक सच्चाई पता ही नहीं थी। सच्चाई तो तब पता लगी कि ये पहले 2011-12 में ये जॉब करने लगे थे देहरादून में। नया नया बिग बाज़ार खुला था उस समय, तो बिग बाज़ार में जॉब करती, और ये और इसकी फ्रेंड 2 लड़कों के साथ उस टाइम पे शेयरिंग में रहते थे। मतलब उस टाइम पे किसी अनजान लड़कों के साथ शेयरिंग में रहना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये बात मुझे को पता नहीं थी, ये बात मुझे बाद में पता लगी। और ये अबॉर्शन वाली बात मेरे को तब पता लगी जब इसकी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अप्रैल में इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो दीनू नाम का लड़का इसको साथ में लेके गया था, और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बोला पेट दर्द होने लगा था उसको, तो बोला कि वो इसको साथ में लेके गया था, और उसके बाद ही इसने जॉब छोड़ दी। तब मेरा दिमाग सनक गया, क्योंकि अप्रैल में ही अबॉर्शन हुआ था, और दीनू का क्या लेना देना। फिर मैंने पता चला तो दीनू, मैं एक्चुअली वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि उस बेचारे की भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे होंगे। पूरा मैं एड्रेस नहीं बता सकता उसको, वैसे मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। फिर मैंने इससे पूछा जब कि ये तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तो इसने अपनी गलती मान ली। मैं भी चलो ठीक है, अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है, शादी हो गई है, अभी क्या कर सकते हैं, मैंने माफ़ कर दिया। हम ऊपर से इसका कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, उसमें किडनी में स्टोन था, तो पूरा बस पड़ गया था, इलाज चल रहा था आर हॉस्पिटल दिल्ली में। तो मैं भूल गया, मैंने ठीक है, जो हो गया हो गया। तो इसी बीच इसके दादा भी एक बीच में एक्सपायर हुए थे। तो ये अपने घर आ गई। तो जब मैं इसको कॉल करता तो बहुत टाइम ऐसा होता कि ये कॉल नहीं उठाती, फ़ोन अपना नीचे छोड़ के चली जाती। तो मैं इसकी सिस्टर को कॉल करता, छोटी वाली को, सबसे छोटी वाली को, तो वो बताती कि ये ऊपर है श्रवण के साथ। मैंने बोला श्रवण कौन है? जब श्रवण के बारे में पता किया तो इसकी मम्मी और इन्होंने मेरे को ये बताया कि श्रवण क्या है, इसकी इससे छोटी वाली बहन रितु का क्या है, धर्म भाई है। तो मैंने सोचा ठीक है, भाई है कोई बात नहीं, इसका भी भाई है। तो मैंने कभी शक नहीं किया।
प्रॉब्लम तो तब हुई जब मैं एक बार घर आ रखा था और रात को इसके फ़ोन पे कॉल आया। जब मैंने अटेंड किया, उसने फ़ोन काट दिया। तब मैंने दोबारा कॉल किया, तब जाके पता लगा कि वो तो श्रवण है, जब मैंने अपने नंबर से कॉल किया। तब मेरा दिमाग खना गया कि रात को 12 बजे कौन करता है कॉल किसी को, या तो कोई काम हो और ऊपर से मेरी आवाज़ सुनने के बाद फ़ोन काट दे। फिर मेरा दिमाग सना गया, मेरे पैरों की मतलब ज़मीन खिसक गई। यार आदमी एक बार गलती कर सकता है, दूसरी बार कैसे गलती कर सकता है? पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ऊपर से मैं किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि मैंने लव मैरिज की है, गलती मेरी है, मैं अपने ना दोस्तों को बता सकता। और एक बात बताऊँ कि मेरा अपना दोस्त मुझे, जब मेरे को नज़रबंद रखा गया था कमरे में, तो उसने मेरे को आके ये बोला कि भाई तू इससे शादी करेगा, इससे अच्छा तो तू कोठा खोल ले, कि इस लड़की से शादी मत करना। लेकिन मैं तो मजबूर था उस समय, मुझे करनी थी। मैं क्या कर सकता था, या तो अपना कैरियर बचाता, अपने माँ बाप को बचाता, या जेल जाता है, क्या मतलब मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। लेकिन इसको उसके बाद मैंने इसको घर छोड़ दिया जब ये मुझे पता लगा कि इसका श्रवण के साथ भी कुछ अफेयर वगैरह है। ये फिर मुझसे नहीं हुआ, मैं इसको घर छोड़ दिया। रात को लड़ाई हुई, घर वालों को पता नहीं चला कि किस बात पे लड़ाई हुई, लेकिन घर वालों ने पूछा भी नहीं। घर वालों ने तब पूछा जब सिस्टर की 2 महीने बाद सिस्टर की शादी थी। घर वालों ने पूछा कि भाई शादी है, उसको मतलब हम क्या बोलेंगे कि बहू का है। तो मैं इसको वापस लेके आ गया। अब वापस लेके आया तो जैसी शादी हुई, मैंने सोचा कि अब इसको मतलब मैं डाइवोर्स के लिए बात करूँगा ये। लेकिन इतने में इसके पेट में दर्द फिर स्टार्ट हो गया। बोला, पता चला कि प्रेग्नेंट है। अभी प्रेग्नेंट है तो ऐसे टाइम पे मतलब क्या बताऊँ, कॉम्प्लिकेशन था। ऊपर से प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ्स ही यूट्रस में मतलब स्टिचेस लग गए थे। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी उस समय। मैंने कहा इसके लिए बाद में बात करेंगे। फिर क्या हुआ कि जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, स्टिचेस लग गए यूट्रस में। मैं तो ड्यूटी पे चला गया था। मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर ने इसका ध्यान रखा और डिलीवरी हुई एमएच देहरादून में। सब कुछ सही हुआ। उसके बाद जब इसको घर आना चाहिए था, क्योंकि मम्मी पापा ने पूरा ध्यान रखा था, तो ये घर नहीं आई। वैसे भी हमारी जो बात होती थी वैसे भी बहुत कम होती थी उसके बाद से जब कुछ हुआ था। सिर्फ मैं इसलिए साथ दे रहा था कि ये प्रेग्नेंट है और ऊपर से कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन जैसे ही ये डिलीवरी के बाद ये अपने घर चली गई तो हमारा रिश्ता और ख़राब हो गया। फिर तो हमारी बिल्कुल ही बात, जो थोड़ी बहुत बात होती थी वो भी बंद हो गई। लेकिन फिर भी मैं इसको खर्चा क्या हर महीने भेजता था। ये मेरे घर नहीं आती थी, अपने घर रहती थी। मैं इसको खर्चा भेजता था हर मंथ। अगर कोई प्रूफ भी मांगेगा तो मेरे पास उसका प्रूफ भी है। इसको मैं हर महीने खर्चा भेजा है। लेकिन हद तो तब हो गई कि 2 साल बाद ये, लगभग 2 नहीं 3 साल बाद ये अचानक बोलते 2.5 साल बाद कि ये मुझे खर्चा नहीं दे रहा, वो भी विशाखापट्टनम मेरे ऑफिस में आके। और मैं उस समय कोर्स में था लोनावाला, मेरा प्रमोशन में कोर्स चल रहा था लोनावाला में। तो मुझे मेरे जिस यूनिट में मैं था वहाँ से फ़ोन किया गया, बोला तुम्हारी वाइफ आई है यहाँ पे, उस हंगामा कर रही है, ये है वो है। तो मैंने बोला सर हम तो पिछले 3 साल से अलग रह रहे हैं। बोला ऐसे ऐसे करके तुम्हारी वाइफ आई है और ये ऐसे ऐसे कर रही है। फिर मेरे को कोर्स से वापस बुलाया गया। उससे मेरा क्या लॉस हुआ, जो मेरा कोर्स चलता है मेरा प्रमोशन लेट हो गया। ठीक है, वो तो सेकेंडरी थिंग है। फिर इसने, इसी के परिवार के मेंबर ने मेरे को बताया कि ये करने वाले हैं अब केस, मेंटेनेंस केस। इसी के परिवार, खास नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मेरे को कॉल करके बता दिया था कि भाई ये केस करने वाले हैं। तो मैंने अपनी यूनिट में बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू कोशिश करके उससे मेरा डाइवोर्स केस फाइल कर दे। तो मई 2018 में मैंने डाइवोर्स केस फाइल किया, वो भी देहरादून में। मैं बार आया, अपने घर भी नहीं आया, मैंने केस फाइल किया। फिर क्या हुआ कि इसने जो एलिगेशन लगाए, इसने लगाया कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे दहेज लिया गया और मम्मी ने मारा है, गाली दी है, ये मैंने भी मारा है, मैंने गालियाँ दी है। तो इस तरह के इसने एलिगेशन लगाए। और मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं जो इसने एलिगेशन लगाए और उसके बाद जो इसने बयान दिया, दोनों कितने डिफरेंट है, कितनी झूठी है ये आप देख सकते हैं। और वैसे भी आदमी को जब आदत पड़ जाए ना गलती करने की, तो एक बार नहीं बार बार वही गलती करते, जो इसने किया। पहले भी इसका किसी के साथ अफेयर था, फिर वो दीनू वाला केस, उसके बाद श्रवण। फिर मेरा तो विश्वास उठ गया, सामने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया जो है चल रहा था। उसमें से झूठे एलिगेशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं लगाए, उस समय के जो प्रधान थे रामकरण, उनकी तो बेचारे की क्या गलती थी, रामकरण जी के ऊपर भी इसने झूठे आरोप लगाए। और इनके स्टेटमेंट चेक करना, आराम से देखना एक बार ध्यान से कि इसके स्टेटमेंट में इसने पहले बोला है कि हम 2017 में अलग हुए हैं, मतलब पति पत्नी के रिलेशनशिप 2017 में। फिर इसने नेवी हेडक्वार्टर में एक लेटर भिजवाया 2023 में, जिसमें स्टेटमेंट दिया है इसने कि हम सितंबर 2014 से अलग रह रहे हैं।
अगर हम सितंबर 2014 से अलग रह रहे हैं तो अक्टूबर 2015 में जो डिलीवरी हुई है, जो बेटी हुई है, वो मेरी कैसे हुई? तो इस तरह की इसकी स्टेटमेंट है। अब इस पे कौन भरोसा करेगा? मैं तो मतलब केस कैसे हार गए हम, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके जो स्टेटमेंट है ना, बहुत ही गलत है। अब फिर 2023 में इन्होंने एक और कांड किया कि इन्होंने नेवी हेडक्वार्टर दिल्ली में एक लेटर भेजा, जिसमें इसने मेरे को बताया टेररिस्ट, कि मैं टेररिस्ट के साथ मिला हुआ हूँ, या मेरे साथ जो रह रही है कोई लड़की, बोला वो टेररिस्ट के साथ मिली हो सकती है, ये बाहर देश वालों को सूचना दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। यार सोचो, अगर तुम किसी को ये बोल रहे हो कि वो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है या टेररिस्ट के साथ रह रहा है, तो उसके ऊपर मतलब क्या होगा उसका? नेवी मतलब एक डिफेंस फोर्सेस में उसके ऊपर क्या हो सकता है? उन सब से गुजरा हूँ मैं। जिसने मेरे को टेररिस्ट के साथ बताया, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया इस चीज़ के लिए, इतना 2023 से जब तक रिटायर हुआ तब तक टॉर्चर किया गया। हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ़ोन डिटेल्स वगैरह निकाले ये वगैरह, उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ कि हाँ मैं इस तरह किसी उसमें मिला हुआ हूँ। लेकिन फिर भी एक दाग तो मुझ पर हमेशा लग गया। मुझे हमेशा सबकी नज़रों से देखना। मेरा प्रमोशन हो गया था 2025 में, तो मैं चाहता तो और सर्विस कर सकता था आगे भी 10 साल, लेकिन मुझे मजबूरी में छोड़नी पड़ी नौकरी। क्योंकि आदमी कैसे कर सकता है ऐसी सर्विस कि हर बार आपको सबकी नज़रों से देखा जाए? जहाँ भी आप जिस भी यूनिट में जाओगे उससे पहले आपकी फ़ाइल पहुँच जाएगी कि जिसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये देशद्रोही हो सकता है, टेररिस्ट के साथ मिला हुआ हो सकता है। कैसे कर सकता है वो नौकरी? अब सवाल ये है कि ये सब रिटायरमेंट के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ? तो भाई रिटायरमेंट के बाद ये स्टार्ट होना ही था, क्योंकि इसको चाहिए पैसा, और उसको सोचा कि पैसा मिला होगा। पैसा मेरे को मिला नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये सब होने वाला है। मैंने फंड में, मेरा कुछ था नहीं, पहले ही नहीं था फंड में। मेरी सिस्टर की शादी की, घर बनाया, मेरे फंड में कुछ नहीं था, और मुझे रखना भी नहीं था। मुझे पता था ये सब होगा, तो मेरे पास कुछ नहीं था पैसा, ना ही मुझे कुछ मिला। और इसके घर वालों ने मुझसे भी 5 लाख रुपए लिए, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं उस समय मैं घर वालों को क्या बताता कि मैंने 5 लाख रुपए उनको दे दिए। मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन अब नहीं डरूंगा मैं, अब बता दूंगा। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पता है, सबको पता है, जो मेरे गांव वाले हैं सबको पता है इसके घर वालों का इतिहास कैसा है, सबको पता है इनकी हिस्ट्री कैसी है। और मुझे तो मतलब अफसोस इस बात का है कि जो लोग इसकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? कैसे, मतलब इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता है सब कुछ, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और अगर कल को मुझे जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं नहीं डरता। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूँ तो मैं उसके साथ आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक ज़िंदा हूँ ना तब तक रहूँगा। क्योंकि मैं लाइफ पार्टनर रोज़ नहीं बदल सकता इनकी तरह, और ना ही मैं वन नाइट स्टैंड करता हूँ। मैं बाहर देश जाके आ चुका हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 8-10 कंट्री गया हूँ। ना कभी मैंने दारू पी है, ना कभी बियर पी है, ना ही कोई गलत काम किया है। मेरे साथ जो सर्विस कर चुके हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, सबको पता है कि मैं कभी ना दारू पिया, ना बियर पिया। तो मैं नेवी से 15 साल की सर्विस में बेदाग वापस आया हूँ, और मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैं ऐसा कर सका। और जब मुझे दबाव डाल के मुझसे शादी करवाई गई थी, तब मैं ना समझता, डरा हुआ था, लेकिन आज मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो क्या नहीं हो। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पे कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। मुझे पता है कि मैं सही हूँ और ये गलत है। ये एक के साथ नहीं रह सकती, इसे आदत नहीं है एक के साथ रहने की। और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरी कोई वीडियो, फ़ोटोज़ वगैरह आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ना ही सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है, कल को मुझे कुछ हो जाता है, तो इसके लिए ये और इसके परिवार और उसके जो साथ दे रहे हैं ना, वो ज़िम्मेदार होंगे। और एक और चीज़ मैं उन रिश्तेदारों के लिए भी बोलना पाऊँगा, रिश्तेदार क्या, मेरे अपने खास परिवार वालों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अगर कभी सामने आ जाओ ना, तो इतनी हिम्मत रखना कि आँखों से आँखें मिला सको, कि कहीं मेरे मतलब मैं रिश्तों की लाज भूल जाऊँगा। सच में इन्होंने इतना परेशान किया मुझे, मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे परिवार वालों ने। ठीक है, ओके, गुड बाय फॉर एवर। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी।